औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. My dear students, today we are going to study stress strain curve. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या मतलब है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब है it is a graph, it is a curve, it is a relation between stress and strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर शो करें, इनके दरमियान आप एक ग्राफ ड्रॉ करें, एक कर्व ड्रॉ करें, तो दैट कर्व या दैट ग्राफ इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। देखो अलोंग वाई एक्सिस हमने स्ट्रेस लिया है और अलोंग एक्स एक्सिस हमने स्ट्रेन लिया है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इसका दूसरा नाम है फोर्स एक्सटेंशन कर्व। अगर आप ऐसा करें कि इधर इधर फोर्स ले लें और अलोंग एक्स एक्सिस आप लोग एक्सटेंशन ले लें, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फोर्स एक्सटेंशन कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब है अ ग्राफ which gives us information regarding stress and strain for a material. Yani a graph, a curve which relates stress and strain for a particular material, for a particular solid. तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे कर्व को we call stress strain curve. अच्छा, please remember we are going to take a ductile material. ठीक है, we are going to consider a ductile material. Ductile material या ductility means the property of a material, the property of a solid, ठीक है, which can be stretched or which can be bent easily, which can be squeezed, ठीक है, which can be twisted वगैरह वगैरह। डक्टिलिटी मीन्स अगर आप किसी मटेरियल को इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी उसकी लेंथ में जो चेंज है, जो इंक्रीज है, वो इजीली या डिक्रीज इजीली आता है। अगर आप उसको स्क्वीज यानी कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, या फॉर एग्जांपल आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्टिंग, स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है, या बेंडिंग, इन प्रॉपर्टीज़ को हम डक्टिलिटी कहते हैं। अगर कोई मटेरियल ये प्रॉपर्टीज़ शो करती है तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ डक्टाइल मटेरियल। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर सॉफ्ट आयरन या कॉपर या एल्यूमिनियम, ठीक है, अगर आप किसी एल्यूमिनियम या कॉपर या फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन की एक वायर ले लें, तो दैट इज़ सेड टू बी डक्टाइल। ठीक है, तो एक डक्टाइल मटेरियल लेते हैं। अच्छा, अब गौर से देखो, इस साइड पे वी हैव टेकन स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप ओ से लेकर ए तक देखें, इन दिस कर्व, इन दिस ग्राफ, ओ से लेकर ए तक, यानी अगर आप ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी उसी रेशो से बढ़ जाता है। इसी वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड या मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक आप जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो उसी रेशो से स्ट्रेन भी बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ओ से लेकर ए तक द हुक्स लॉ इज सेटिस्फाइड। देखिए इस रीजन में द हुक्स लॉ इज सेटिस्फाइड, यानी जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो एक्सटेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाता है एंड वी कैन से दैट द हुड्स लॉ इज सेटिस्फाइड। ये जो पॉइंट ए है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस a material can endeavor without losing the proportionality relationship between stress and strain is called proportional limit। ठीक है, इस पॉइंट ए को वी कॉल प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि ये प्रोपोर्शनलिटी की आखिरी लिमिट है, आखिरी हद है। यानी इसके बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रोपोर्शनलिटी वैनिशेस, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, द हुड्स लॉ इज़ डिससेटिस्फाइड, हुड्स लॉ इज़ नॉट ओबेड। तो इसी वजह से इस पॉइंट ए को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि ये वो आखिरी हद है, आखिरी लिमिट है जहाँ तक द हुड्स लॉ इज सेटिस्फाइड। यानी प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है, देखिए ये मैंने इधर लिखा हुआ है, फिर आप लोग यहाँ से ज़रा वो करें। देखें, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ मटीरियल कैन एंडेवर, एंडेवर लफ्ज़ का मतलब है बेयर, बर्दाश्त करना या विथस्टैंड। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अ मटीरियल कैन एंडेवर, एंडेवर मीन्स बर्दाश्त करना, विदाउट लूजिंग the proportionality, the straight line proportionality between stress and strain is called a proportional limit। ठीक है, देखो पॉइंट ए पर मटेरियल प्रोपोर्शनलिटी को लूज करने से पहले पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी को लूज करने से पहले पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पी। सिग्मा मीन्स स्ट्रेस और पी मीन्स प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी इस पॉइंट पर मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि ओ से लेकर ए तक, अगर आप ओ से लेकर ए तक देखें तो इस रीजन में द मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। अगर आप अप्लाइड स्ट्रेस को या फोर्स को रिमूव करें तो मटेरियल कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, देयरफॉर वी से कि सच टेम्पररी डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए ओ से लेकर ए तक इस रीजन में if you remove the applied force या stress, the material is regaining its original shape. Therefore, this deformation is temporary and this deformation is called elastic deformation. O से लेकर A तक मटेरियल में जो बिगाड़ आता है, जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जो डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है, उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में वगैरह वगैरह, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। दिस टेम्पररी डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद इधर देखिए, ए के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो देखो आप जिस रेशो से स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाते हैं। देखिए, द प्रोपोर्शनलिटी इज़ वैनिशिंग, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। द हुड्स लॉ इज़ डिससेटिस्फाइड आफ्टर ए। तो इसके बाद देखें, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन थोड़ा सा
जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट बी को हम कहते हैं कि पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, या इसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब है कि इसके बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल में फिर परमानेंट चेंज आता है। ठीक है, तो इसी वजह से दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, यानी ये मटेरियल की इलास्टिसिटी की आखिरी हद है। ठीक है, इसी वजह से इस स्ट्रेस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं। देखिए ये हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द ग्रेटेस्ट इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस a material can endeavor without undergoing any permanent change in its shape या dimensions। dimensions का मतलब है लेंथ, वॉल्यूम, साइज वगैरह वगैरह। ठीक है, the greatest stress a material can endeavor without undergoing any permanent change in its shape या dimensions is called elastic limit। ये जो पॉइंट बी है इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिसिटी की ये आखिरी लिमिट है। देखिए इसके बाद मटेरियल की इलास्टिक लिमिट इज ओवरकम्ड, मतलब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो याद रखिए बी के बाद, गौर से देखो, बी के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ रिमेंबर बी के बाद देखिए मटेरियल में परमानेंट चेंज आता है। देखिए अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो देखिए स्ट्रेस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो देखिए स्ट्रेन जो है इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेन इसमें ज़्यादा आ जाता है, और याद रखिए मटेरियल जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नरम हो जाता है। इसी वजह से इस पॉइंट सी को भी कॉल यूटीएस। यूटीएस का मतलब है यूटीएस का मतलब है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये जो पॉइंट बी है ना, परमानेंट चेंज से मटेरियल पहले परमानेंट चेंज मींस मटेरियल नरम होने से पहले आपने देखा होगा कभी कभार आप किसी वायर पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो तार जो है वो नरम हो जाती है और फिर पतली सी हो जाती है, और इसके बाद अगर आप स्ट्रेस रिमूव भी करें द मटेरियल या द वायर इज नॉट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट या शेप वगैरह वगैरह। यानी बी के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल में परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से इस सी को हम कहते हैं यूटीएस। यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट का मतलब है आखिरी, बिल्कुल लास्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ये मटेरियल की आखिरी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से यूटीएस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। देखें यूटीएस का मतलब है UTS is the maximum stress a material can withstand without breaking। withstand लफ्ज़ का मतलब है बर्दाश्त करना। कोई मटेरियल ब्रेकिंग से पहले टूट जाने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है दैट इज कॉल्ड इट्स ultimate tensile stress। UTS is the maximum stress a material can withstand without breaking। ब्रेकिंग से पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है दैट इज कॉल्ड इट्स यूटीएस। देखो अब दोबारा देखिए, ओ से लेकर ए तक अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ जाता है, हुड्स लॉ इज सेटिस्फाइड। ओ से लेकर ए तक दिस डिफॉर्मेशन इज टेम्पररी, means if you are removing the force the material is coming back to its original shape, therefore this is called elastic deformation। ए के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है, और द हुड्स लॉ इज डिससेटिस्फाइड, हुड्स लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। इसी वजह से इस बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस a material can bear
या endeavor या withstand without, ठीक है, with sorry without losing या without undergoing any permanent change in its shape या dimensions, ठीक है। शेप में या डायमेंशंस में परमानेंट चेंज से पहले पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। बी के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, मटेरियल में परमानेंट चेंज आ जाता है, मटेरियल या वायर जो है वो नरम हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड यूटीएस, इस पॉइंट सी को हम कहते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसका क्या मतलब है? द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन एंडेवर कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग से पहले पहले मटेरियल जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, दिस इज कॉल्ड इट्स यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और याद रखिए सी के बाद अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें तो इसके बाद मटेरियल जो है वो मज़ीद नरम होकर जो है वो टूट जाती है, वायर जो है वो टूट जाती है, मटेरियल टूट जाती है। इसी वजह से वी से कि डी पर व्हाट हैपन्स, वायर ब्रेक्स, देयरफॉर दिस पॉइंट डी इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब है कि बस यहाँ पर तार जो है वो टूट जाती है, मटेरियल टूट जाती है, ठीक है। अच्छा देखें, याद रखें ओ से लेकर ए तक दिस रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ओके, ये एक टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है। और बी और सी के दरमियान जो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बी और सी के दरमियान ये जो डिफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन या दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और याद रखें यहाँ से लेकर तकरीबन बी तक इसे इलास्टिक रीजन कहते हैं, लेकिन बी और सी के दरमियान ये जो रीजन है ना, बी और सी के दरमियान, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। इन दिस रीजन द मटेरियल शोज प्लास्टिसिटी। ओ से लेकर ए या बी तक मटेरियल शोज इलास्टिसिटी, लेकिन बी से लेकर सी तक द मटेरियल शोज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मटेरियल परमानेंटली नरम हो जाती है और इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर द मटेरियल टू कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट या इट्स इनिशियल शेप, देयरफॉर अ परमानेंट चेंज अंडरगोज, a permanent change takes place, and this region is called plastic region. Yeah, this property of the material is called plasticity, or this deformation is also called plastic deformation, ठीक है। और सी के बाद जब आप मटेरियल पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो मटेरियल इतना ज़्यादा नरम हो जाता है कि डी पर फ्रैक्चर टेक्स प्लेस एंड द वायर ब्रेक्स अप। याद रखें substances which undergo plastic deformation under they break, substances which undergo plastic deformation until they break are called ductile substances, ठीक है ना। यानी देखिए डक्टाइल सब्सटेंसेस का मतलब है कि जिनमें प्लास्टिसिटी आ जाती है और प्लास्टिसिटी के बाद प्लास्टिक रीजन के बाद टूट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डक्टाइल। यानी जो सब्सटेंसेस प्लास्टिक रीजन के बाद प्लास्टिसिटी के बाद यानी नरम होकर इसके बाद टूट जाते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को डक्टाइल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन से इफ़ यू कंसिडर लेडर या कॉपर या रॉट आयरन वगैरह वगैरह, तो दे आर डक्टाइल। एंड अदर सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद टूट जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को ब्रेटल मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद, आप देखें यानी बी या बी के फौरन बाद जो सब्सटेंसेस बी पर
या बी के फ़ौरन बाद टूट जाते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रिटल कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस आपने देखा होगा कि जब आप इस पर फॉर एग्जांपल देखें, आप किसी सब्सटेंस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई और इसमें नो बेंडिंग, नो स्ट्रेचिंग, नो स्क्वीजिंग टेक्स प्लेस और एक ख़ास स्ट्रेस के बाद टूट जाते हैं तो ऐसे मटेरियल को ब्रेटल कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करें और इसे बेंड करें, देखिए बाद सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, मसलन ये ब्रेटल नहीं है, डक्टाइल है, तो आप इसे इस तरह बेंड करते हैं, फिर बेंड करते हैं, फिर बेंड करते हैं, इस तरह फिर बेंड करते हैं और आखिर में बार बार इसको बेंड करके 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 आखिर में ये टूट जाती है, तो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल कहते हैं। अच्छा, एक और तरह से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस देखें जिसमें ये जो यूटीएस और फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है, ये सी और डी, ऐसे सब्सटेंसेस फॉर विच ये जो यूटीएस यानी पॉइंट सी और फ्रैक्चर पॉइंट डी है, इफ दे आर क्लोजर टू ईच अदर, इफ दीज टू पॉइंट्स आर क्लोजर, तो याद रखिए ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेटल। अगर ये पॉइंट डी बिल्कुल सी के नज़दीक है तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ब्रेटल। लेकिन याद रखिए ये सी और डी अगर एक दूसरे के नज़दीक नहीं है, इफ़ दे आर फार अवे, तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, it gives us a lot of information regarding the mechanical properties of solids. For example, this curve is giving us information about the ductility or about the brittleness, about the elastic deformation, plastic deformation, ठीक है, वगैरह वगैरह जो है इंफॉर्मेशन हमें देती है. So this is a very important curve, a stress strain curve, which gives us a lot of information about the mechanical properties of solids. ठीक है, by mechanical properties we mean, for example, it gives us information about the strength, hardness of a material, brittleness of a material. It gives us information about the toughness, about the plasticity, elasticity, stiffness, ductility. इन तमाम properties को we call mechanical properties. So by studying this curve for a particular solid, we can get information regarding the mechanical properties of solids. ठीक है, thank you very much.